लक हेनरी को खाना खाने के लिए नीचे बुलाने आई होती है, जो कि कुछ समय पहले वॉर से काफी खराब हालत में लौटा होता है। डर, घबराहट और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लक उसे खाने के लिए पाए देती है और बताती है कि ये पाए हमारी बेटी रूबी ने बनाया है। एक अजीब सी बेचैनी हेनरी के दिमाग को खाए जा रही थी। कुछ देर तक वो उस पाए को देखता रहता है, पर वो ज्यादा देर तक उस बेचैनी को झेल नहीं पाता और प्लेट को दीवार पर फेंककर वहां से चला जाता है। लक रूबी को समझाती है कि पापा अभी थके हुए हैं, इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर लक बाहर हेनरी के पास चली जाती है। हेनरी लक को बताता है कि वॉर में उन्हें बंदूकें देने के बजाय अमेरिकन आर्मी उन पर आंसू गैस और मस्टर्ड गैस का प्रयोग करती थी। वहां पर काले लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। लक को यह सुनकर हेनरी के लिए काफी दुख होता है और उन अमेरिकन पर काफी गुस्सा आता है। हेनरी कहता है कि मेरी बेटी ने मेरे लिए पाए बनाया और मैं उसे खा भी नहीं पाया। मैं उसे फेंकना नहीं चाहता था। क्या तुम उसे ये बता दोगी? लक कहती है नहीं, हम दोनों उसे बता देंगे। आधी रात को हेनरी को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो नीचे देखने जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। लक हेनरी को बेड पर ना पाकर उसे नीचे ढूंढने जाती है। तभी लक को गेट के बाहर से हेनरी की आवाज सुनाई देती है, मानो वो किसी से बात कर रहा हो। लक दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो हेनरी के हाथ में एक कुत्ता होता है। हेनरी कहता है ये अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ आज से मैं इसे सार्जेंट बुलाऊं। कॉम्पटन पुलिस लक के घर को बाहर से जोर जोर से पीटने लगती है। कहती है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हेनरी सबसे पहले उस गन को एक बक्से में रख देता है और फिर घबराता हुआ दरवाजा खोलता है। पुलिस वाले अंदर घुसते ही सबसे पहले हेनरी को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि गन कहाँ है। हेनरी बताता है कि उसने गन लॉक कर दी है। ये सुनकर वो भी अपनी गन अंदर रख लेते हैं। पुलिस पूछती है तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? हेनरी कहता है मेरी बेटियां डरी हुई थी। पुलिस वाला कहता है पता है और कौन कौन डरे हुए थे? तुम्हारे पड़ोसी ईस्ट कॉम्पटन के लोग काफी शरीफ हैं। ये बोलते बोलते वो लक और चेस्टर की फोटो उठाकर पूछता है कि तुम दोनों में से ये कौन है? लक को अपना बेटा याद आने लगता है। तभी ग्रेसी गुस्से से कहती है मेरे भाई को नीचे रखो। बाहर सार्जेंट भी मौका वारदात में पहुंच जाता है और सबको वहां से जाने के लिए कहता है। वेंडी उसे बताती है कि मैंने ही आपको कॉल की थी। तो सार्जेंट कहता है शुक्रिया, पर अभी आपको यहाँ से जाना होगा। वेंडी कहती है उस औरत के हाथ में गन थी और वो उसे मेरे घर की तरफ तान के खड़ी थी। सार्जेंट कहता है उसके बाद क्या हुआ? वेंडी कहती है उसका पति इतना समझदार था कि वो उसे अंदर ले गया। सार्जेंट कहता है उसके अंदर जाने के बाद आपको कोई खतरा तो महसूस नहीं हुआ? वेंडी कहती है मैं कुछ समझी नहीं। सार्जेंट कहता है जब तक धमकी किसी जुर्म को अंजाम ना दे दे हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वेंडी गुस्से से वहां से चली जाती है। सार्जेंट अंदर घुसते ही उन दोनों पुलिस वालों से कहता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ये सुनते ही वो दोनों पुलिस वाले हेनरी को छोड़ देते हैं। सार्जेंट अच्छे ढंग से लक के परिवार से पूछता है कि कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हेनरी सार्जेंट को सारी बात बताते हुए नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है। सार्जेंट हेनरी से कहता है कि मुझे आपके कुत्ते की मौत का काफी अफसोस है और फिर वो उस बेसमेंट की जांच पड़ताल करने लगता है। सार्जेंट हेनरी को बताता है कि कभी कभी पुराने मालिक घर से ट्रैप्स और चूहे मारने की दवा हटाना भूल जाते हैं। तभी वो देखता है कि बेसमेंट की एक खिड़की टूटी हुई है। हेनरी पूछता है कि क्या आपको लगता है कि कोई यहाँ से अंदर आया होगा? सार्जेंट कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी सी जगह से अंदर आ सकता है। और तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारी बीवी रोज सुबह गन के साथ अखबार लेने बाहर जाती है? ऊपर वो पुलिस वाले लक और दोनों लड़कियों पर नजर रख रहे होते हैं। तभी ग्रेसी कहती है मेरे कुत्ते को मारने वाली औरत को पकड़ोगे? लक उसे चुप होने के लिए कहती है। पुलिस वाला कहता है औरत? किस औरत की बात कर रही हो? ग्रेसी कहती है मिस वीरा, उसने मेरी गर्दन पकड़ी थी। रूबी कहती है ग्रेसी चुप हो जाओ। पुलिस वाला कहता है ये मिस वीरा कौन है और इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? लक कहती है शायद कोई औरत रात को अंदर घुस आई थी और उसने मेरी बेटी का गला दबाने की कोशिश की थी। ये देखो इसके गले पर निशान भी हैं, लेकिन ग्रेसी के गले पर कोई निशान नहीं होते। रूबी लक से कहती है बस करो मॉम, प्लीज बस करो। लक को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो निशान कहाँ गया। तब तक सार्जेंट भी ऊपर आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पुलिस वाला कहता है कि लगता है आज सुबह यहाँ कोई मेहमान आया था और हंसने लगता है। हेनरी कहता है मेरी बीवी की तबीयत आजकल कुछ खराब रहती है, पर वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। सार्जेंट कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ और फिर से मुझे आपके कुत्ते के लिए काफी अफसोस है।
कभी कभी हादसे हो जाते हैं, हम लोग भी इस जगह पर गश्त लगाते रहेंगे और आप भी अगली बार से कुछ ऐसी गड़बड़ मत करना। और फिर वो वहां से चला जाता है। गेट बंद करते ही हेनरी की सांस में सांस आती है, पर लक काफी गुस्से में थी। इसके बाद हेनरी सार्जेंट की लाश को गार्डन में दफना रहा होता है। तभी लक गुस्से में वहां आती है और हेनरी से कहती है कि तुम उन लोगों के सामने ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि मैं कोई पागल हूँ। हेनरी कहता है मैंने उनसे बात कर ली है। लक कहती है तुम उनके सामने ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे। हेनरी गुस्से में कहता है जैसे आज नहीं लक, और फिर वो दोबारा से अपने काम में लग जाता है। लक कहती है ये किसी ने किया है हेनरी, मुझे पता है। हेनरी कहता है उन्होंने खिड़कियों की जांच की थी, एक टूटी हुई थी, वहां से कोई भी छोटा मोटा जानवर अंदर आ सकता है या फिर सार्जेंट ही बाहर गया हो। लक हेनरी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। हेनरी कहता है कम से कम इतना तो कह दो कि ऐसा हो सकता है। इसकी संभावना किसी के खिड़की से अंदर घुसने से ज्यादा है, किसी बच्चे के लिए भी, और ऐसा करना वो भी खाली हाथों से, ये सीधी सी बात है लक। और ग्रेसी लोगों को ख्याली दोस्तों के बारे में नहीं बता सकती। लक कहती है वो एक बच्ची है हेनरी। हेनरी कहता है वो गोरे लोगों को नहीं बता सकती। इसके बाद हेनरी रूबी को स्कूल छोड़ने जाता है। रूबी कार में कहती है कि क्या माँ पागल हो चुकी है, जो भी उन्होंने बाहर किया और जिस तरीके से वो पुलिस वालों के साथ बात कर रही थी। हेनरी कहता है पता है कि तुम बड़ी हो गई हो, पर तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो। रूबी कहती है आई एम सॉरी, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम उस समय ग्रेसी की उम्र की थी। मैं जब जंग से लौटा था तो मैं अपने होशो आवाज में नहीं था। तुम्हारी माँ की वजह से आज मैं ठीक हो पाया हूँ। हम भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे, उसको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम उसकी मदद करेंगे। फिर वो कहता है अब जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। घर में लक ग्रेसी के साथ नीचे बेसमेंट में उस टूटी हुई खिड़की को देखने जाती है। ग्रेसी पूछती है हम यहाँ क्यों आए हैं मामा। लक उसे कहती है कि कैसा रहेगा कि अगर हम तुम्हारे डैड के आने से पहले इस खिड़की को ठीक कर दें। फिर लक खिड़कियां चेक करने लगती है तो सच में एक खिड़की टूटी हुई होती है। लक पीछे मुड़ के देखती है तो ग्रेसी अपनी जगह पर नहीं होती, वो एक जगह पर शांत खड़ी होती है, जैसे शायद वो किसी को देख रही हो। लक उसकी तरफ आते हुए कहती है ग्रेसी तुम वहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ खड़े रहने को कहा था ना। ग्रेसी कहती है उसने कहा वो खिड़की के कारण नहीं हुआ मामा। लक कहती है किसने कहा, तो ग्रेसी किसी की तरफ इशारा करती है। लक कहती है सुनो ग्रेसी, हमें मिस वीरा की कहानी बंद करनी होगी बेटा, वो सच नहीं है। ग्रेसी कहती है पर वो तो आपको ही देख रही है मामा, क्या आपको वो नहीं दिख रही। लक उठकर ग्रेसी की बताई हुई दिशा की तरफ जाने लगती है। ग्रेसी कहती है क्या अब आपको उसकी गंध आ रही है। लक पूछती है उसकी गंध कैसी है। ग्रेसी कहती है कभी कभी रात को उसके कदमों की आवाज आती है, पर उसकी गंध पहले आती है, उससे बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू। लक पूछती है कैसी गंदी बदबू। ग्रेसी कहती है मरी हुई चीजों जैसी गंध मामा। तभी मिस वीरा लक के सामने खड़ी हो जाती है। ग्रेसी को ये सब दिखाई दे रहा था, पर लक को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मिस वीरा जोर से लक के मुंह पे चिल्लाती है और उसी समय खिड़की भी हवा से जोर जोर से खटखटाने लगती है। लक ग्रेसी को गोद में लेती है और सीधा ऊपर की तरफ भागती है। ऊपर ग्रेसी कहती है कि आपने उसे देखा माँ। लक कहती है नहीं, तो ग्रेसी कहती है पर आपने उसे महसूस किया था, है ना माँ। लक कहती है अगर मैं हाँ कहूँ तो डैडी को ना बताने का वादा करोगी। ग्रेसी कहती है मैं वादा करती हूँ। लक ग्रेसी से पूछती है क्या यहाँ आने से पहले कभी मिस वीरा तुमसे मिलने आई है, तो ग्रेसी कहती है यहाँ से पहले कभी मिस वीरा ने उसे परेशान नहीं किया। इस घर में कुछ तो बुरा है, मुझे ये घर पसंद नहीं है, क्या आपको ये पसंद है। लक कहती है सब ठीक है, तुम्हारे डैड ने इस घर के लिए काफी मेहनत की है, इसलिए हमें भी कोशिश करनी होगी। ग्रेसी कहती है बस वो मुझे चोट ना पहुंचाए। लक कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, जानती हो ना अगर किसी ने तुम्हारे बाल को भी छुआ तो मामा उसके साथ क्या करेगी। ग्रेसी आजू बाजू देखती है और धीरे से कहती है उसकी धुलाई कर देगी। लक ग्रेसी को प्यार से गले लगा लेती है। अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक उम्मीद लिए बैटी अपनी फ्रेंड मिस के घर उससे मिलने जाती है। मिस उसके लिए वाइन ला रही होती है। तभी बेटी पूछती है बाहर ये नई कार। मिस कहती है तुम तो जानती हो मर्द और उनके शौक। मिस बेटी से अपने रोज की बातें करने लगती है। तभी बेटी मिस की बात बीच में काट कर कहती है उसके हाथ में गन थी और वो पुलिस वाला इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो पौधों में पानी डाल रही हो। मिस कहती है अगर पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं तो यकीनन सब ठीक हो जाएगा। बेटी कहती है हाँ बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ करने वाले हैं।
आज रात हम मीटिंग में, तभी मिस कहती है मेरे ख्याल से ये काम आदमियों पर छोड़ना सही रहेगा। बेटी कहती है ये तुम्हारा घर है, इसके बारे में तुम्हें ही सोचना होगा। ऐसे ही शुरुआत होती है। मैंने पढ़ा है, पहले एक परिवार आता है, फिर जब वो ढंग से बस जाते हैं तब वो फोन करते हैं, और देखते ही देखते पूरी गली हमारी गली। फिर वो मिस को एक आर्टिकल दिखाकर कहती है कि ध्यान रखना, आज रात गेल मीटिंग में इसके बारे में जरूर बात करें। तभी मिस कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर कल रात गेल ने क्लर्क से भी बात की थी। इतना सुनते ही बेटी आसपास देखती है तो उसे कुछ बॉक्सेस नजर आते हैं। बेटी कहती है तुम यहाँ से जा रही हो। धीरे धीरे बेटी के दिमाग में एक अजीब सी शांति छाने लगती है। वो मिस की बातों का जवाब तो दे रही थी, पर उसका मन शायद कुछ और करने को कर रहा था। बेटी मिस को शुभकामनाएं देकर वहां से चली जाती है। हेनरी का ऑफिस में सुबह वाले सीन की वजह से काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। तभी एक आदमी उससे कहता है सपने से बाहर आओ दोस्त, कम से कम पेंसिल तो चलाते रहो। वो जो वहां बैठा है वो सब देखता और सुनता है। हेनरी उसे थैंक्स कहता है और अपना नाम बताता है। वो आदमी कहता है मुझे पता है, मैं गैरी हूँ। तभी वो मैनेजर हेनरी को अपने कैबिन में बुलाता है और हेनरी को बैठने के लिए कहता है। पहले तो वो हेनरी के साथ काफी अच्छे से पेश आता है, उसे बताता है कि उसने ही हेनरी की सिफारिश की थी। वो पूरा हेनरी को कंफर्टेबल करता है, लेकिन जैसे ही हेनरी कंफर्टेबल होता है वो आदमी अपनी पूरी टोन बदल कर कहता है मुझसे मजे मत लो हेनरी, तुम वहाँ केवल काम करने का नाटक कर रहे थे। हेनरी कहता है नो सर। अच्छा नो सर, तो तुम क्या कर रहे थे? हेनरी कहता है सच बताऊं मिस्टर बक्स, आज सुबह हमारा फैमिली डॉग मर गया। मिस्टर बक्स कहता है हे भगवान। हेनरी बताता है बेटी आप बहुत दुखी थी। वो आदमी कहता है कुछ मत कहो, जब हमारा फैमिली डॉग मरा था कहने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैं एक स्कूल गर्ल की तरह रोया था, पर हेनरी दर्द में भी काम करते रहो। और ये कहते हुए वो उसे एक फाइल पकड़ा देता है। हेनरी उस फाइल को खोलता है तो वो आदमी कहता है मैंने कहा इसे खोलने के लिए, बंद करो, लंच से पहले इसे सैंकिंग वर्क्स पहुंचा दो। हेनरी कहता है जी सर, और जल्दी से वहां से निकलता है। वो जल्दी जल्दी एक अजीब सी बेचैनी के साथ सीधा वहां से टॉयलेट जाता है और एक एक करके बहुत सारे टॉयलेट पेपर्स लेके टॉयलेट में घुस जाता है। फिर वो मुंह में पेपर्स दबा के जोर से चिल्लाता है ताकि उसकी बेचैनी और गुस्सा कम हो सके। स्कूल में रूबी को हर कोई अजीब तरीके से देखता है और क्लास में भी बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं, तो टीचर रूबी को डिटेंशन स्लिप देकर वहां से जाने के लिए कहती है ताकि बच्चे उसे और परेशान ना करें। रूबी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठी होती है, तभी एक लड़की आकर उसके पास बैठ जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। रूबी उसे अपना नाम बताती है और दोनों में ठीक ठाक बात होती है। लग ग्रेसी के साथ खिड़की ठीक करने का सामान खरीदने एक दुकान में जाती है। ग्रेसी शॉप के ओनर से कहती है हम खिड़की ठीक करने का सामान लेने आए हैं। तो दुकान वाला कहता है आज तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लॉस एंजलिस की सबसे बढ़िया कारपेंटर की दुकान है। फिर लग सामान को अपने बास्केट में डालने लगती है। तभी वो देखती है ग्रेसी उसके आसपास नहीं होती, तो वो ग्रेसी को दुकान में ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह कुछ दिखता है और वो उसी तरफ बढ़ने लगती है। वहां पर बहुत सारी कुल्हाड़ियां होती है। वो बूढ़ा लक से कहता है कभी सोचा है इंसान के दिमाग का गूदा कैसा दिखता है मिसेस एमरी? अगर कोई कमीनी मेरे कुत्ते को मार दे तो शायद मैं ये सोचने लगूंगा। तभी ग्रेसी कहती है मामा सब ले लिया। लक अपने चारों तरफ देखती है तो वहां कोई कुल्हाड़ियां नहीं होती और वो बूढ़ा भी अपनी जगह पर ही बैठा होता है। हेनरी उस फाइल को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी एक आदमी उससे जानबूझकर टकराता है। हेनरी अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और पीछे देखता है तो उसे वो आदमी वॉर के कर्मचारियों जैसा दिखाई देता है। धीरे धीरे वो पूरी जगह बदल जाती है और हेनरी को सामने वाले कमरे में मस्टर्ड गैस का प्रयोग होते हुए नजर आता है। हेनरी अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो सब नॉर्मल हो जाता है। हेनरी की सांस फूलने लगती है। वो जल्दी जल्दी अपना सामान उठाता है और वहां से चला जाता है। बेटी घर पर अपने पति से मिस वाली बात पूछती है तो क्लर्क कहता है मैं बताना भूल गया। बेटी कहती है ये बस शुरुआत है, अब यहाँ और नीग्रो आएंगे। क्लर्क कहता है मिस तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। बेटी कहती है बेस्ट फ्रेंड बस तब तक होते हैं जब तक कोई मुसीबत ना आ जाए। और गेल उसे भाषण देना था कि हम उन नीग्रो को यहाँ से कैसे भगाएं, और वो खुद यहाँ से भाग रहा है। फिर बेटी के दिमाग में एक बात आती है और वो क्लर्क से कहती है क्यों ना तुम भाषण दो, तुम गेल से स्मार्ट हो और मेरे पास सारे आर्टिकल भी हैं। क्लर्क मना करता है
पर बैटी उसे मनाने लगती है। क्लर्क कहता है अगर मैं ये करूंगा तो तुम्हें भी मिस से सारे गिले शिकवे मिटाने होंगे। बैटी सीधा वहां से उठकर चली जाती है। क्लर्क उससे पूछता है कहाँ जा रही हो। बैटी कहती है गिले शिकवे मिटाने, मिस को चीनी चाहिए थी। और बाहर जाके बैटी मिस की नई कार की पेट्रोल की टंकी में उस चीनी को उड़ेल देती है। हेनरी खाना खाते समय सबसे उनके आज के दिन के बारे में पूछता है। रूबी कहती है सब ठीक था, पूरी क्लास में बस मैंने ही एमिली डिकिंसन की कविताएं पढ़ी थी। हेनरी रूबी को शाबाशी देता है। फिर हेनरी ग्रेसी से पूछता है तुमने आज क्या किया। ग्रेसी बताती है उसने मामा के साथ बेसमेंट की खिड़की ठीक की और उसने मिस वीरा को देखा। मामा ने तो बस उसे महसूस किया। हेनरी ग्रेसी को शाबाशी देकर लक को गुस्से से देखता है। लक पहले तो हेनरी को बस देखती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आती है और वो अपनी कुर्सी से उठती है और हेनरी के लिए प्लेट में पाए डालने लगती है। हेनरी पूछता है ये क्या है। लक कहती है घर में बना हुआ पाए और उसे हेनरी को देते हुए उसके कान में कहती है तुमने सही कहा था जो तुमने उन पुलिस वालों से कहा था कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर अब मैं बेहतर महसूस करने लगी हूँ। और जाकर अपनी कुर्सी में बैठ जाती है। हेनरी उस पाए को देखता है, फिर लक को देखता है। एक अजीब सा सन्नाटा उसके दिमाग में छा रहा था। उसे वो वाला दिन याद आता है जब वो खुद बीमार था। हेनरी चाहते हुए भी उस पाए को खा नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो उस पाए का एक पीस लेकर अपने मुंह में डालता है। उस पाए को खाते हुए उसे काफी दिक्कत हो रही थी। लक से भी ये देखा नहीं जा रहा था। हेनरी के उस पाए को खाते हुए आंसू निकल आते हैं, पर वो हिम्मत करके उस पाए को खा लेता है और लक को दिखा देता है कि वो अब इन सबसे बाहर आ चुका है।